हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो डिस्क्लेमर। यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 6 आकाश ने खरीदा बहुत पुराने पेंटिंग को। 76 आकाश ने खरीदा बहुत पुराने पेंटिंग को। आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन आकाश उन सभी लोगों पर ध्यान नहीं देता है। तभी ऋषभ जी आकाश के पास आते हैं और कहते हैं, आकाश क्या मैं इन दोनों सामानों को देख सकता हूँ? ऋषभ जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं इन दोनों सामान को नहीं बेचने वाला हूँ। जिस पर ऋषभ जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इन सामानों को बेचने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अब तो तुम इन्हें मुझे देखने के लिए दे सकते हो। जिस पर आकाश ऋषभ जी को ब्रेसलेट और उस टोकन को दे देता है। जब ऋषभ जी उस ब्रेसलेट को ध्यान से देखते हैं तो उनकी आंखें चमक जाती है और फिर वो ऋषभ जी उछलते हुए कहते हैं, ये तो वही है, ये सच में वही है। उनको इस तरह से देखकर सभी लोग के चेहरे में कंफ्यूज के भाव आ जाते हैं। अब आगे। तभी ऋषभ जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आकाश क्या तुम मुझे ये ब्रेसलेट बेच सकते हो? मैं इसके 200 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा। ऋषभ जी की बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं, इस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जो ऋषभ जी इसके 200 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं? ऋषभ जी कुलकर्णी ग्रुप के चेयरमैन थे, इसलिए वहां खड़े सभी लोग उनको पहचानते थे। उन सभी लोगों की बात सुनकर ऋषभ जी उस ब्रेसलेट को सभी लोगों को दिखाते हुए कहते हैं, ये ब्रेसलेट कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें लाल जेड स्टोन लगा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। ऋषभ जी की बातों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी ऋषभ जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आकाश तुम मुझे ये ब्रेसलेट बेच दो। ऋषभ जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इस ब्रेसलेट को नहीं बेचने वाला हूं, इसलिए आप मुझे बार बार इस ब्रेसलेट को बेचने के लिए मत कहिए। आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी उदास हो जाते हैं और फिर उस ब्रेसलेट को आकाश को वापस दे देते हैं। उन्हें आकाश को उस ब्रेसलेट को देने का मन नहीं था, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। वो ब्रेसलेट आकाश की थी। उस ब्रेसलेट को लेने के बाद आकाश उसे अपने हाथ में पहन लेता है और फिर जहां एंटीक सामान रखा हुआ था उस तरफ चला जाता है, जहां एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से की कीमत 50,000 रुपये थी। तभी ऋषभ जी आकाश के पास आते हुए कहते हैं, आकाश इस बक्से को आज तक कोई नहीं खोल पाया है, इसलिए इस बक्से की कीमत इतनी कम है। तभी आकाश उस बक्से के मालिक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे यह बक्सा चाहिए, और जिसके बाद आकाश उस आदमी को उस बक्से के पैसे दे देता है। तो वो आदमी आकाश को बक्से को दे देता है। तभी ऋषभ जी आकाश से कहते हैं, आकाश मुझे तो इतना पता चल गया है कि तुम्हें एंटीक की बहुत गहरी जानकारी है। अगर तुमने इस बक्से को लिया है तो तुम्हें इसे खोलने का तरीका भी मालूम होगा। ऋषभ जी की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर ऋषभ जी कहते हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें इसे कैसे खोलना है इसके बारे में पता है। जिस पर आकाश कहता है, हाँ मुझे पता है कि इसे कैसे खोलना है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया है। अगर आपको इसके अंदर के सामान को खरीदना है तो आपको परसों गोवा में होने वाले ऑक्शन में आना होगा। आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, मुझे जानना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसलिए मैं जरूर गोवा में होने वाले ऑक्शन में आऊँगा। तभी आकाश कहता है, आपको एक एंटीक वाली पेंटिंग चाहिए क्या? आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, हाँ मुझे एंटीक वाली पेंटिंग चाहिए। ऋषभ जी की बात को सुनकर आकाश मुस्कुराता है और एक जगह चला जाता है जहां बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। तभी आकाश एक पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, मुझे ये पेंटिंग चाहिए। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश को उस पेंटिंग को दे देता है और आकाश उस पेंटिंग वाले को उस पेंटिंग के पैसे दे देता है। तभी ऋषभ जी आकाश को कहते हैं, आकाश ये पेंटिंग तो कोई एंटीक पीस नहीं है, तो तुमने इसे क्यों खरीदा है? ऋषभ जी की बात को सुनकर आकाश मुस्कुराता है और उस पेंटिंग को टेबल में रख देता है और उसके कोने को पकड़कर उसके ऊपर के पन्नी को निकाल देता है, जिसे देखकर ऋषभ जी कहते हैं, आकाश तुम ये क्या कर रहे हो? इससे तो ये पेंटिंग खराब हो जाएगी। लेकिन तभी ऋषभ जी देखते हैं कि पन्नी को निकालने के बाद उसके नीचे एक अलग ही पेंटिंग दिख रही थी। तभी ऋषभ जी उस पेंटिंग को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मौर्य काल की पेंटिंग है। ऋषभ जी ने एक्साइटमेंट में ये बात बहुत जोर से बोल दी थी, जिससे वहां खड़े सभी लोगों ने ऋषभ जी की बातों को सुन लिया था और वो सभी आकाश के खरीदे हुए पेंटिंग को देखने के लिए वहां आ गए थे और वो सभी उस पेंटिंग को देख रहे थे। तभी ऋषभ जी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इस पेंटिंग के 500 करोड़ रुपए दूंगा। ऋषभ जी की बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपको यह पेंटिंग बेच दूंगा। जिसके बाद ऋषभ जी आकाश को उस पेंटिंग के पैसे उसके अकाउंट में डाल देते हैं। जिसके बाद आकाश ऋषभ जी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर आकाश वहाँ से निकल जाता है और फिर कुछ देर बाद आकाश कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। CH77 आकाश का दीपाली को ग्रीन जेड स्टोन ब्रेसलेट देना। 77 आकाश का दीपाली को ग्रीन जेड स्टोन ब्रेसलेट देना। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। लेकिन जाते जाते आकाश ने वहाँ से एक और ब्रेसलेट ले लिया था जो लड़कियों के लिए बना हुआ था और उसमें हरे रंग का जेड स्टोन लगा हुआ था।
कुछ देर बाद आकाश मुंबई यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता है। अभी तक अभय और दीपाली की सभी क्लास खत्म हो चुकी थी। आकाश उन दोनों के पास चला जाता है। आकाश को देखकर अभय कहता है, आकाश भाई तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है, वो अभय मैं एंटीक मार्केट चला गया था। जिस पर अभय कहता है, तू वहाँ क्यों चला गया था, वहाँ तेरे पैसे ही वेस्ट हुए होंगे। जिसे सुनकर आकाश स्माइल करने लगता है। आकाश के इस स्माइल को देखकर अभय कहता है, अब मुझे ये मत कहना कि वहाँ से तुझे कोई एंटीक सामान मिला है। जिस पर आकाश की स्माइल और बढ़ जाती है। तभी दीपाली कहती है, आपके स्माइल का मतलब है कि वहाँ आपको कोई एंटीक सामान मिला है। तभी अपने में पहने हुए ब्रेसलेट को उन दोनों को दिखाते हुए कहता है, हाँ मुझे वहाँ ये ब्रेसलेट मिला है। उस ब्रेसलेट को देखकर दीपाली की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है, ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है और खासकर इसका डिज़ाइन ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दीपाली क्या तुम्हें ये ब्रेसलेट इतना पसंद आ रहा है। आकाश दीपाली से पूछता है। भी आकाश अपने पॉकेट से उस ब्रेसलेट को निकालता है जिसे उसने एंटीक मार्केट से आते वक्त लिया था और फिर आकाश उस ब्रेसलेट को दीपाली को देते हुए कहता है, दीपाली ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जिस पर दीपाली आकाश को मना करते हुए कहती है, नहीं आकाश भाई मैं इसे आपसे कैसे ले सकती हूँ। तभी आकाश कहता है, दीपाली तुमने मुझे अपना भाई कहा है, इसलिए अपने बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट समझ के इसे रख लो। आकाश की बात को सुनकर दीपाली उस ब्रेसलेट को रख लेती है। तभी अभय कहता है, आकाश भाई तूने तो दीपाली को गिफ्ट दे दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अभय की बात को सुनकर आकाश हंस देता है और अपने पॉकेट से एक छोटा सा बोतल निकालकर अभय की तरफ फेंक देता है। अभय उस बोतल को कैच करते हुए कहता है, आकाश भाई ये क्या है। जिस पर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अभय इसमें 2 पिल है जिससे तुम्हारे शरीर की सारी अशुद्धि निकल जाएगी और तुम पहले से ज़्यादा हैंडसम हो जाओगे। आकाश की बात को सुनकर अभय तुरंत उस बोतल से एक गोली निकाल लेता है जिसे देखकर आकाश कहता है, अभय तुम्हें इस गोली को अभी नहीं खाना था। आकाश की बात को सुनकर अभय कंफ्यूज होते हुए कहता है, आकाश भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर आकाश कहता है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू अपने हॉस्टल रूम में चल। जिस पर अभय, आकाश और दीपाली अभय के हॉस्टल में चले जाते हैं। अभय के हॉस्टल के रूम में जाने के बाद दीपाली देखती है कि अभय के शरीर से काले रंग का तरल निकाल रहा है और उससे बहुत बदबू भी आ रही है। जिसे सुनकर दीपाली अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहती है, अभय तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही है, तुम जल्दी से नहा कर आओ। दीपाली की बात को सुनकर अभय तुरंत बाथरूम के अंदर घुस जाता है और आधे घंटे बाद बाहर आता है। अभय को देखकर दीपाली उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि अभय पहले से ज़्यादा गोरा और हैंडसम दिख रहा था। दीपाली को अपने आप को ऐसे एकटक देखते हुए देखकर अभय कहता है, दीपाली तुम मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रही हो, कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है। अभय की बात को सुनकर दीपाली होश में आते हुए कहती है, नहीं नहीं अभय तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं लगा है। जिस पर अभय कहता है, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। अभय के पूछने पर दीपाली अभय को पकड़कर आईने के पास ले जाती है। जब अभय अपने आप को आईने में देखता है तो चौंक जाता है और खुश होते हुए आकाश के पास जाता है और उससे कहता है, आकाश भाई तुमने मुझे कौन सी जादुई जड़ी बूटी को दे दिया है जिससे मैं पहले से और ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। अभय की बात को सुनकर आकाश हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ नॉर्मल सी बॉडी रिफाइनिंग पिल है। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, आकाश भाई तुम इस जादुई पिल को एक नॉर्मल पिल कैसे कह सकते हो। CH78 आकाश ने गाया गाना और आकाश का ऑटोग्राफ लेने के लिए स्टूडेंट की भिंड। 78 आकाश ने गाया गाना और आकाश का ऑटोग्राफ लेने के लिए स्टूडेंट की भिंड। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है, अभय तुम ये बात नहीं समझोगे इसलिए मैं इस बात को बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम अभी बचा हुआ एक गोली दीपाली को दे दो। आकाश के कहने पर अभय उस बोतल में बचा हुआ एक गोली दीपाली को अपना मन मार के दे देता है। दीपाली उस गोली को पाके बहुत खुश हो जाती है क्योंकि दीपाली ने उस गोली के कमाल के असर को देख लिया था और वैसे भी कौन सी लड़की अपने आप को और भी खूबसूरत नहीं बनना चाहेगी। जिसके बाद दीपाली आकाश को शुक्रिया कहती है तो आकाश कहता है, दीपाली तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आकाश और दीपाली अभय के कमरे से चले जाते हैं और फिर अभय अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी अभय कहता है, आकाश भाई मैंने तो आपको अपने रूममेट्स से मिलाया ही नहीं है। इतना कहकर अभय आकाश और दीपाली को अपने रूममेट्स के पास ले जाता है और कहता है, आकाश भाई ये तीनों मेरे रूममेट्स तरुण, नील और तुषार है। और फिर अभय अपने तीनों रूममेट्स से कहता है, फ्रेंड ये मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई आकाश है। अभय की बात को सुनकर अभय के तीनों रूममेट्स आकाश के पास आकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हुए कहते हैं, हाय आकाश हम अभय के रूममेट्स और फ्रेंड है, तुम भी हमें अपना फ्रेंड मान सकते हो। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए उनसे हाथ मिलता है और उनसे कहता है, तुम तीनों से मिलकर अच्छा लगा। तभी अभय कहता है, आकाश भाई तुम्हारा गाना गाने का वक्त हो गया है। अभय की बात को सुनकर अभय के तीनों रूममेट्स कुछ नहीं समझते हैं। तभी आकाश अपना मास्क लगा लेता है और फिर आकाश तरुण से कहता है, तरुण तुम मुझे अपना गिटार दो। अब तक वो तीनों जान गए थे कि आकाश ही उनका म्यूजिक टीचर है, इसलिए तरुण आकाश के कहने पर तुरंत ही उसे गिटार दे देता है। जिसके बाद आकाश वहां एक ऊंची जगह में जाकर खड़ा हो जाता है। आकर को देखकर बहुत से स्टूडेंट वहां आ जाते हैं और आकाश की फोटो को खींचकर व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि अलेक्स सर गाना गाने वाले हैं।
इस मैसेज को देखकर बहुत से स्टूडेंट वहां आ जाते हैं। तभी आकाश गाना गाना चालू कर देता है। सभी को आकाश का गाना और उसका म्यूजिक बहुत पसंद आता है। तभी एक लड़का चिल्लाकर कहता है, इसका मतलब अलेक्स सर ही यूट्यूब के किंग है। आकाश ने जब यूट्यूब में अपने गाने का वीडियो डाला था तो उसने अपना नाम किंग रखा था। उस लड़के की बात को सुनकर सभी के ध्यान में आता है कि अलेक्स सर और किंग की आवाज़ बिल्कुल एक जैसा है, जिसके बाद सभी किंग किंग कहकर चिल्लाने लगते हैं। अभय, दीपाली और अभय के दोस्त भी सभी स्टूडेंट के साथ किंग किंग चिल्ला रहे थे। उधर आकाश उन सभी की आवाज़ को सुनकर और भी ज़्यादा आवाज़ में गाने लगता है, जिससे सभी स्टूडेंट का उत्साह और भी बढ़ जाता है। कुछ समय बाद आकाश का गाना खत्म हो जाता है और फिर आकाश वहां से जाने लगता है। जब सभी स्टूडेंट को यह एहसास होता है कि आकाश ने गाना गाना खत्म कर दिया है और वो वहां से जाने वाला है, तो सभी स्टूडेंट आकाश को घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तो आकाश एक एक करके उन्हें अपना ऑटोग्राफ देने लगता है। कुछ देर में आकाश सभी को अपना ऑटोग्राफ दे देता है। आकाश का ऑटोग्राफ मांगने के लिए स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए थे। और फिर आकाश भीड़ से निकलकर अपने मास्क को निकालकर अभय, दीपाली और अभय के दोस्तों के पास चला जाता है। तभी एक लड़की आकाश के पास आती है और उससे कहती है, आकाश तुमने बहुत अच्छा गाया है, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। CH79 सभी लोग गए लखनऊ घूमने। 79 सभी लोग गए लखनऊ घूमने। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। उस लड़की को वहां देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी आकाश की कहता है, खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की बेटी और आकाश के दोस्त मयंक की बहन थी। आकाश के पूछने पर खुशी कहती है, आकाश तुम भूल रहे हो कि मेरे डैड इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है और मैं यहीं पढ़ती हूँ। तभी अभय कहता है, आकाश भाई तुम खुशी को कैसे जानते हैं? जिस पर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अभय, खुशी मेरे कॉलेज के रूममेट और मेरे नए दोस्त मयंक की बहन है, इसलिए मैं खुशी को जानता हूँ। आकाश की बात को सुनकर सभी अपना सिर हिला देते हैं। तभी खुशी कहती है, वैसे आकाश तुम कहाँ रुकने वाले हो? जिस पर आकाश हंसते हुए कहता है, मैं यूनिवर्सिटी के पास में ही किसी होटल में रुकने वाला हूँ। आकाश के बात को सुनकर अभय और उसके सभी दोस्त कहते हैं, आकाश तुम होटल में क्यों रुकोगे? तुम हमारे साथ हमारे हॉस्टल में रुकोगे। आकाश उन्हें मना करने वाला ही था कि तभी वो चारों आकाश को बार बार रुकने के लिए कहने लगे थे। उनके इतना कहने पर आकाश मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं होटल में नहीं रुकूंगा बल्कि तुम्हारे साथ हॉस्टल में रुकूंगा। आकाश की बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी अभय कहता है, चलो आज हम सभी पूरा लखनऊ घूमेंगे। अभय के कहने पर सभी खुश हो जाते हैं। तभी तुषार कहता है, लेकिन अभय हम किस में घूमने जाएंगे? तुषार के बात को सुनकर अभय कहता है, तुषार तेरे और मेरे पास कार है, इसलिए हम कार में जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अभी रात नहीं हुआ था, इसलिए उन सभी के पास बहुत वक्त था घूमने के लिए। सभी लोग रात के 9 बजे तक लखनऊ घूमते रहते हैं और फिर सभी एक होटल के सामने रुकते हैं और फिर पार्किंग में कार पार्क करके कार से बाहर निकालते हैं। तभी और फिर सभी होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक वेटर उन सभी के टेबल के पास आता है तो सभी अपना अपना ऑर्डर उसे दे देते हैं। कुछ देर में सभी का ऑर्डर किया गया खाना आ जाता है और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी ने अपना खाना खत्म कर लिया था, जिसके वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी अभय समय देखते हुए कहता है, अभी रात के 9 बजे के 30 मिनट हो गए हैं और हम 10 बजे से पहले हॉस्टल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें किसी होटल में आज की रात बितानी पड़ेगी। अभय की बात को सुनकर सभी अपना सिर हवा में हिला देते हैं, जिसके बाद सभी तुरंत कार में बैठ जाते हैं और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी यूनिवर्सिटी के पास के एक होटल के पास रुकते हैं और फिर सभी होटल के अंदर जाकर अपने लिए रूम बुक कर लेते हैं। आकाश ने पंकज, सत्यम और समीर को पहले ही कह दिया था कि वो तीनों होटल में रूम बुक करके वहीं रुक जाए। वो तीनों भी इसी होटल में रुके हुए थे। सभी अपने अपने रूम को देखते हैं और फिर उस रूम में सभी चले जाते हैं जहां अभी आकाश आज रात रुकने वाला था। तभी अभय कहता है, आकाश भाई देखते हैं कि तुम अपने ही बनाए गए गेम में कितने अच्छे हो। आकाश की बात को सुनकर अभय के तीनों दोस्त चौंक जाते हैं और कहते हैं, आकाश क्या तुमने सही में वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम को बनाया है? जिस पर आकाश हमें अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर वो सभी कहते हैं, हाँ आकाश चलो ना कुछ देर गेम खेलते हैं। जिस पर आकाश मान जाता है और फिर सभी अपने अपने फ़ोन में आकाश ने जो गेम खोल लेते हैं और फिर सभी गेम खेलने लगते हैं। लेकिन एक बार भी कोई आकाश से जीत नहीं पाता है और आकाश हर बार उन सभी से जीतता ही जा रहा था। CH80 आकाश लखनऊ यूनिवर्सिटी से चला गया। 80 आकाश लखनऊ यूनिवर्सिटी से चला गया। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। जिसके बाद आकाश कहता है, अब बहुत रात हो गया है, इसलिए तुम सबको अपने अपने कमरे में चले जाना चाहिए। आकाश के कहने पर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और इधर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से लैपटॉप निकालकर कुछ करने लगता है। उसके लैपटॉप के स्क्रीन बहुत सारे कोड दिखाई दे रहे थे और फिर कुछ समय बाद आकाश लैपटॉप को बंद करके सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर बाथरूम में चला जाता है और फिर नहाकर बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी उसके कमरे में ही है और उसे एकटक देख रहे थे। तभी आकाश देखता है कि उसने अपने कमर में टॉवल लपेट रखा है। ये देखकर आकाश वापस बाथरूम चला जाता है
जिसे देखकर सभी आकाश के कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर आकाश बाथरूम से बाहर आकर कपड़े पहनता है और फिर आकाश कमरे से बाहर चला जाता है। सभी लोग आकाश का बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सब आकाश को देखकर कहते हैं, आकाश तुमने दूसरे कपड़े कैसे पहन लिए हैं, हमने तो कपड़े लाए ही नहीं है। उन सभी की बात सुनकर आकाश कहता है, मैंने रात को ही अपने लिए कपड़े मंगवा लिया था। आकाश की बात को सुनकर सभी लोग कहते हैं, हमें भी अपने लिए कपड़े मंगवा लेना चाहिए था, देखो कपड़ों के कारण हमने नहाया भी नहीं है। तभी अभय कहता है, आकाश भाई अब हमें जल्दी से हॉस्टल चलना चाहिए क्योंकि हमें तैयार होकर क्लास भी अटेंड करना है। अभय की बात को सुनकर आकाश अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद सभी होटल से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और सीधे हॉस्टल में चले जाते हैं और फिर सभी नहाकर तैयार हो जाते हैं और फिर अपने अपने क्लास को चले जाते हैं। कुछ समय बाद पहली क्लास खत्म हो जाती है और फिर आकाश के क्लास लेने का वक्त आ जाता है, तो आकाश क्लास के अंदर चला जाता है। आकाश को देखकर सभी आकाश को एक साथ ग्रीट करते हैं और फिर आकाश क्लास चालू कर देता है और फिर आधे घंटे बाद क्लास खत्म हो जाती है, तो आकाश क्लास से बाहर जाने लगता है। तो सभी स्टूडेंट आकाश को घेर लेते हैं और आकाश से कहते हैं, सर कल आपने बहुत अच्छा गाया था। उन सभी स्टूडेंट की बात को सुनकर आकाश स्माइल करने लगता है और फिर आकाश कहता है, स्टूडेंट आप सभी के अगले क्लास का वक्त हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा, आप सभी अपने अगले क्लास को अटेंड करिए। इतना कहकर आकाश क्लास से निकल जाता है। आकाश के पीछे अभय, दीपाली, खुशी और अभय के तीनों दोस्त क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि अभी उन सब की कोई भी क्लास नहीं था। और फिर सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी आकाश कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैं अभी गोवा के लिए निकल रहा हूँ। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, आकाश भाई तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ परसों मुंबई जाने वाले हो, तो तुम अभी क्यों जा रहे हो? अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है, अभय मुझे एक बहुत ही खास जड़ी बूटी आइस लिफ्ट चाहिए जो कि कल गोवा में होने वाले ऑक्शन में मिलेगा। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, ठीक है आकाश भाई तुम गोवा चले जाओ, मैं तुमसे मुंबई में ही मिलूंगा। और फिर आकाश अभय के गले लगता है। तभी आकाश के पास उसके तीनों बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और फिर आकाश से कहते हैं, बॉस हमने गोवा जाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है, हमें जल्द ही एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। पंकज, समीर और सत्यम ने अभी तक मास्क पहना हुआ था जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। पंकज, समीर और सत्यम ने अभी तक मास्क पहना हुआ था जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है हम अभी निकलेंगे। जिसके बाद आकाश सभी को बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। आकाश के जाने के बाद दीपाली अभय से कहती है, अभय मुझे घर जाना है, मम्मी ने कल रात को मुझे फ़ोन करके बताया था कि दादाजी ठीक हो गए हैं। 81 अभय और दीपाली गए सिंह मैंसन। 81 अभय और दीपाली गए सिंह मैंसन। आपने अभी तक पढ़ा? आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, आकाश भाई तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ परसों मुंबई जाने वाले हो, तो तुम अभी क्यों जा रहे हो? अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है, अभय मुझे एक बहुत ही खास जड़ी बूटी आइस लिफ्ट चाहिए जो कि कल गोवा में होने वाले ऑक्शन में मिलेगा। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है, ठीक है आकाश भाई तुम गोवा चले जाओ, मैं तुमसे मुंबई में ही मिलूंगा। और फिर आकाश अभय के गले लगता है। तभी आकाश के पास उसके तीनों बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और फिर आकाश से कहते हैं, बॉस हमने गोवा जाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है, हमें जल्द ही एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। पंकज, समीर और सत्यम ने अभी तक मास्क पहना हुआ था जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है हम अभी निकलेंगे। जिसके बाद आकाश सभी को बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। आकाश के जाने के बाद दीपाली अभय से कहती है, अभय मुझे घर जाना है, मम्मी ने कल रात को मुझे फ़ोन करके बताया था कि दादाजी ठीक हो गए हैं। पंकज, समीर और सत्यम ने अभी तक मास्क पहना हुआ था जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है हम अभी निकलेंगे। जिसके बाद आकाश सभी को बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। आकाश के जाने के बाद दीपाली अभय से कहती है, अभय मुझे घर जाना है, मम्मी ने कल रात को मुझे फ़ोन करके बताया था कि दादाजी ठीक हो गए हैं। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे। दीपाली की बात को सुनकर अभय कहता है, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे दादाजी ठीक हो गए हैं, अब वो हमारे सगाई में रहेंगे। जिस पर दीपाली कहती है, हाँ दादाजी हमारे सगाई में रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तभी अभय कहता है, दीपाली चलो हम तुम्हारे दादाजी को देखने चलते हैं। अभय के कहने के बाद अभय और दीपाली वहां से सिंह मैंसन की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश एयरपोर्ट पहुंच गया था और फिर वो चारों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर में एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है और वो सब गोवा के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश एयरपोर्ट पहुंच गया था और फिर वो चारों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर में एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है और वो सब गोवा के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में अभय और दीपाली सिंह मैंसन के पास पहुंच जाते हैं और फिर अभय और दीपाली कार से उतरकर अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि चार धवल जी के उम्र के ही आदमी सोफे में बैठे हुए थे और धवल जी से बात कर रहे थे। भी दीपाली दौड़कर धवल जी के पास जाती है और उन्हें गले लगा कर कहती है, दादाजी आप ठीक हो गए। दीपाली को देखकर धवल जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची मैं ठीक हो गया हूँ। तभी अभय धवल जी के पास आता है और उनके पैर छूता है तो धवल जी अभय के भी सिर में हाथ रखते हुए कहते हैं, अभय बेटा तुम हमेशा खुश रहो।
धवल जी के पैर छूने के बाद अभय बारी बारी सभी के पैर को छूता है और फिर दीपाली के मॉम डैड के पैर को छूता है। तभी धवल जी अभय को देखते हुए कहते हैं, अभय तुम 2 सालों में बहुत बड़े हो गए हो। धवल जी की बात को सुनकर अभय मुस्कुरा देता है। तभी धवल जी के पास बैठे बूढ़े आदमियों में से एक बूढ़े आदमी की नज़र दीपाली के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट में पड़ती है। तो वो आदमी उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहते हैं, दीपाली तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आई? उस आदमी की बात को सुनकर दीपाली कहती है, ऋषभ दादाजी ये ब्रेसलेट मुझे अभय के दोस्त ने दिया है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एंटीक मार्केट में आकाश से जो बुरा आदमी मिला था वही ऋषभ जी थे। दीपाली की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, दीपाली क्या मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को देख सकता हूँ? ऋषभ जी के कहने पर दीपाली उन्हें ब्रेसलेट को दे देती है और फिर ऋषभ जी उस ब्रेसलेट को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए कहते हैं, तुम सब बड़ो इसे देखो, इसमें ग्रीन गेम लगा हुआ है। ऋषभ जी की बात को सुनकर सभी ऋषभ जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी ऋषभ जी कहते हैं, इस ब्रेसलेट में जो जेड स्टोन लगा हुआ है बहुत पुराना है और मैंने ऐसा ही एक ब्रेसलेट कल देखा था जिसमें रेड जेड स्टोन लगा हुआ था, लेकिन मैंने उस ब्रेसलेट के मालिक से उसे 200 करोड़ रुपए देने का बात किया, लेकिन उसने मुझे वो ब्रेसलेट बेचने से मना कर दिया। ऋषभ जी की बात को सुनकर वहीं बैठे एक आदमी कहता है, ऋषभ तुम लाल जेड स्टोन के ब्रेसलेट को नहीं ले पाए, लेकिन मेरे पास तो लाल जेड स्टोन रखा हुआ है। ये आदमी कोई और नहीं माही के दादाजी विक्रम चौहान थे। विक्रम जी की बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग विक्रम जी को देखने लगते हैं। तभी सभी लोग एक साथ कहते हैं, तुम्हारे पास लाल जेड स्टोन है? उन सब के पूछने पर विक्रम जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मेरे पास लाल जेड स्टोन है जिसे मैंने 2.5 महीने पहले 100 करोड़ रुपए में खरीदा था। विक्रम जी की बात को सुनकर सभी चौंकते हुए कहते हैं, तूने लाल जेड स्टोन लिया था तो हमें बताया क्यों नहीं? उन सब की बात को सुनकर विक्रम जी कहते हैं, वो मैंने तुम सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे मिलकर तुम सबको जलाना चाहता था। विक्रम जी की बात को सुनकर बाकी चारों उनके तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, जिसे देखकर विक्रम जी कहते हैं। विक्रम जी की बात को सुनकर बाकी चारों उनके तरफ से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, जिसे देखकर विक्रम जी कहते हैं, CH82 आकाश की असलियत सभी को पता चल गई। 82 आकाश की असलियत सभी को पता चल गई। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। जिसे देखकर विक्रम जी कहते हैं, मुझे जलने की बू आ रही है, तुम्हारी जल रही है ना? विक्रम जी की बात को सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, विक्रम तुम चुप हो जाओ। और फिर सभी ऋषभ जी से कहते हैं, ऋषभ जिसके पास वो ब्रेसलेट है उसका नाम क्या है? जिस पर ऋषभ जी कहते हैं, हाँ उसका नाम आकाश है और मैंने उससे एक एंटीक पेंटिंग खरीदी है। तभी ऋषभ जी की बात सुनकर दीपाली कहती है, ऋषभ दादाजी अभय के दोस्त का नाम भी आकाश है और उसने एक लाल कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ था। दीपाली की बात को सुनकर ऋषभ जी चौंकते हुए कहते हैं, हाँ वो वही आकाश होगा जिसके पास वो ब्रेसलेट है। वैसे दीपाली, आकाश अभी कहाँ है ये तुम्हें पता है क्या? जिस पर दीपाली कहती है, हाँ मुझे पता है, वो किसी आदमी के इलाज के लिए आइस लिव लेने के लिए गोवा गया है। दीपाली की बात सुनकर रेहान जी कहते हैं, दीपाली तुमने किस जड़ी बूटी का नाम अभी लिया? रेहान जी के पूछने पर दीपाली कहती है, डैड मैंने आइस लिव कहाँ है? दीपाली की बात को सुनकर रेहान जी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अभय का दोस्त ही वह डॉक्टर है जिसने डैड का इलाज किया है। उन सब की बात को सुनकर तनाशा जी कहती है, रेहान जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस डॉक्टर ने पिताजी का इलाज किया था उसने हमें कहा था कि वो पिताजी का इलाज करे या न करे, पिताजी सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहेंगे और अगर पिताजी की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसे आइस लिव की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो पिताजी का इलाज करेगा, जिससे पिताजी ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकेंगे। नताशा जी की बात को सुनकर धवल जी कहते हैं, तो तुम दोनों ने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जिस पर रेहान जी कहते हैं, डैड हमने आपको इस बार क्योंकि हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते थे और मॉम को तो पहले ही डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था। तभी विक्रम जी कहते हैं, धवल तू चिंता क्यों करता है? आकाश तो तेरे लिए दवाई बनाने के लिए आइस लिव लेने गया है न, तो तू चिंता मत कर, वो तुझे पूरी तरह से ठीक कर देगा। तभी अभय कहता है, हाँ दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मेरा दोस्त आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। तभी धवल जी अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहते हैं, विक्रम, ऋषभ, श्रवण और वैभव तुम लोग के साथ क्या चल रहा है? जिस पर विक्रम जी कहते हैं, चलना क्या है धवल, मेरी पोती अभी कॉलेज में है और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और खासकर मेरे जड़ी बूटियों की कंपनी, क्योंकि यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जड़ी बूटी ले रही है। विक्रम जी की बात सुनकर धवल जी कहते हैं, विक्रम ये यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी कौन सी कंपनी है? मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। तभी आर्या जी कहती है, धवल ये कंपनी ब्यूटी क्रीम और चोट मिटाने वाली क्रीम बनाती है और ये 2.5 महीने पहले ही खुली है और ये कंपनी 2.5 महीने में ही इंडिया की सबसे बड़ी 5वीं कंपनी बन गई है। आप इतने दिनों से बीमारी के कारण बेड पर ही थे, इसलिए आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। आर्या जी की बात को सुनकर धवल जी कहते हैं, इस कंपनी का मालिक बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, तभी तो इसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तभी रेहान जी का फ़ोन बजने लगता है और जब रेहान जी अपने फ़ोन को पॉकेट से निकाल कर देते हैं तो वो देखते हैं कि ये फ़ोन उनके सेक्रेटरी का है। रेहान जी फ़ोन उठाकर कहते हैं, तुमने मुझे अभी फ़ोन क्यों किया है? तभी दूसरी ओर से वो आदमी रेहान जी को कुछ कहता है, जिसके बाद फ़ोन काट देता है।
तभी धवल जी रेहान जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रेहान क्या बात है, तुम्हारे सेक्रेटरी ने तुम्हें क्यों कॉल किया था? CH-83 विक्रम जी ने किंजल को फ़ोन किया। CH-83 विक्रम जी ने किंजल को फ़ोन किया। आपने अभी तक पढ़ा? अब आगे। धवल जी के कहने पर रेहान जी कहते हैं, डैड वो चौधरी परिवार के सॉफ्टवेयर को किसी ने हैक कर दिया है और इससे अब हमारे कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को चोरी होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि हम भी चौधरी परिवार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। रेहान जी के बात को सुनकर सभी कहते हैं, रेहान तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं होगा। तभी तरुण जी कहते हैं, अभी अभी एक नई कंपनी खुली है जिसने बहुत ही अच्छा वाइन बनाया है, मैंने उसे सिर्फ एक बार ही चखा है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन ख़राब बात यह है कि वो अभी तक मार्केट में नहीं उतरी है। मैंने उस कंपनी की CEO से बात की, तब भी उसने मुझे अभी वो वाइन देने से मना कर दिया। तरुण जी की बात को सुनकर विक्रम जी कहते हैं, वैसे तरुण उस कंपनी की CEO का नाम क्या है? जिस पर तरुण जी कहते हैं, उसका नाम किंजल है, तुम तो उसे जानते ही होगे, वो यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO है। तरुण जी की बात को सुनकर विक्रम जी मुस्कुराते हैं और फिर अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और आकाश को फ़ोन लगाने लगते हैं, लेकिन आकाश फ़ोन को नहीं उठाता है क्योंकि अभी वो एरोप्लेन में था। तो विक्रम जी किंजल को फ़ोन लगाने लगते हैं। कुछ रिंग के बाद किंजल फ़ोन उठा लेती है। तभी विक्रम जी कहते हैं, किंजल मैंने सुना है कि आकाश ने वाइन की एक नई कंपनी खोली है। किंजल योजक चिन्ह और विक्रम जी, बॉस ने एक वाइन बनाई है और उसके लिए हमने एक कंपनी खोली है। विक्रम जी, तो किंजल क्या मुझे अभी वो वाइन मिल सकती है? मैंने सुना है कि उस वाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। किंजल योजक चिन्ह, हाँ मैं आपके लिए एक बोतल संजीवनी वाइन भेजवा दूंगी, आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ हैं। विक्रम जी, किंजल मैं अभी लखनऊ में हूँ, लेकिन वैसे संजीवनी वाइन की कीमत कितनी है? किंजल विक्रम जी, संजीवनी वाइन के पर बोतल की कीमत 20,000 रुपये है। विक्रम जी, और ठीक है, तुम मेरे लिए 10 बोतल भेज देना। किंजल ठीक है, मैं आपके घर में 10 बोतल संजीवनी वाइन की भेज दूंगी। जिसके बाद किंजल फ़ोन काट देती है। तभी अभय कहता है, विक्रम दादाजी, क्या आपने अभी यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन का नाम आकाश बोला है ना? अभय की बात को सुनकर विक्रम जी कहते हैं, हाँ उसका नाम आकाश है और वो तुम्हारा ही दोस्त आकाश है। विक्रम जी की बात को सुनकर अभय चौंकते हुए कहता है, क्या आकाश यशोधरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक है? लेकिन उसने तो मुझे अभी नहीं बताया। तभी अभय को उस गोली के बारे में याद आता है और कहता है, नहीं नहीं, उसने मुझे एक हिंट दी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आकाश ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को खोल लिया है और मैंने अभी भी कुछ नहीं किया। तभी धवल जी कहते हैं, वैसे अभय, आकाश के फैमिली क्या करते हैं? धवल जी के पूछने पर अभय कहता है, आकाश की फैमिली पहले फल बेचते थे, लेकिन उन्होंने अभी एक रेस्टोरेंट खोला है जो बहुत अच्छा चल रहा है। आकाश ने मुंबई आने से पहले अपने मॉम डैड के लिए एक रेस्टोरेंट खोला था और उनसे कहा था कि उसने बैंक से लोन लिया है, इसलिए उन दोनों ने आकाश से और कुछ भी नहीं पूछा था। अभय की बात को सुनकर धवल जी कहते हैं, अभय तुम्हारे दोस्त के पास पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कंपनी इतनी जल्दी खोली है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे डैड की कंपनी है जिसे तुम्हें आगे चलाना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। धवल जी के समझाने पर अभय सब कुछ समझ जाता है। तभी धवल जी अपने बाकी तीनों दोस्तों को देखकर कहते हैं, विक्रम ने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम तीनों अपने अपने बारे में बताओ। तभी तरुण जी कहते हैं, मैंने तो अपने बेटे को अपना सारा बिजनेस सौंप दिया है और रही मेरे पोते निखिल की, तो वो अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। CH-84 आकाश गया गोवा के इंपीरियल हॉल, आपने अभी तक पढ़ा? अब आगे। और फिर वैभव जी कहते हैं, मेरा तो कुछ दिनों बाद रिटायर होने वाला है और मेरा बेटा अपना बिजनेस चला रहा है और वही मेरा पोता करण भी अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। तभी आर्या जी कहती है, धवल कुछ दिन पहले हमारा खोया हुआ पोता मिल गया है और वो अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। आर्या जी की बात को सुनकर धवल जी कहते हैं, आर्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? हमें अपने पोते से मिलने मुंबई जाना चाहिए। तभी आर्या जी कहती है, हमें अपने पोते से तो मिलने जाना चाहिए, लेकिन आप अभी ही ठीक हुए हैं और आपको अभी कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। अभय और दीपाली के सगाई में हमारा पूरा परिवार होगा, तो वहां हम अपने पोते से मिल लेंगे। जिस पर धवल जी अपना सिर हॉ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ हम वही अपने पोते से मिल लेंगे, पता नहीं वो इतने सालों से कैसा रहा होगा। जिस पर आर्या जी कहती है, हाँ हमारा पोता इतने सालों में कैसा रहा होगा। ये सब कहते हुए उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों के आंख में आंसू को देखकर सभी लोग उनसे कहते हैं, तुम दोनों इस बात की क्यों फिक्र कर रहे हो? वैसे भी अब तुम्हारा पोता घर वापस आ गया है, इसलिए तुम दोनों को खुश होना चाहिए। उन सभी की बात को सुनकर आर्या जी और धवल जी अपने आंख में आए आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, ना तुम सब सही कह रहे हो, हम अपने पोते के घर वापस आ जाने पर खुश होना चाहिए। ऐसे ही सभी बात कर रहे थे और वही आकाश शाम 6 बजे तक गोवा पहुंच गया था और फिर एयरपोर्ट से निकलने के बाद आकाश और उसके तीनों बॉडीगार्ड्स एक सुनसान जगह में चले जाते हैं जहां पर कोई भी कार नहीं आ जा रहा था। आकाश ने अपने और अपने तीनों बॉडीगार्ड्स के ऊपर इनविजिबल तालिस्मान लगा दिया था जिससे उन्हें कोई भी न देख पाए।
और फिर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से अपने कार को निकालता है और वो सभी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आकाश का कार भी अभी इनविजिबल मोड में था। और फिर कुछ दूर जाने के बाद आकाश अपने कार के इनविजिबल मोड को बंद कर देता है क्योंकि उस जगह पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद आकाश कहता है हम सभी को कुछ खा लेना चाहिए, इसलिए हम सभी किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तभी पंकज कहता है बॉस, मैंने गोवा में इंपीरियल हॉल के बारे में बहुत सुना है। पंकज की बात को सुनकर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है तुम तीनों को इंपीरियल हॉल जाना है न, जिस पर तीनों खुश होते हुए हो कहते हैं। तो आकाश कहता है ठीक है, हम सब इंपीरियल हॉल चलेंगे। इतना कहकर आकाश कार को इंपीरियल हॉल की तरफ मोड़ देता है और फिर वो चारों कुछ समय बाद इंपीरियल हॉल के पास पहुंच जाते हैं और फिर कार को पार्किंग में पार्क करके इंपीरियल हॉल के अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर एक खाली टेबल में बैठ जाते हैं। जब आकाश उसके डिज़ाइन को देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ के चारों ओर का डिज़ाइन बिल्कुल आकाश के इमोर्टल वर्ल्ड के महल के हॉल जैसा था। तभी एक लड़की उन सभी के पास आती है और वही आकाश के बगल में बैठकर कहती है आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप यहाँ पहली बार आए हैं और इस इंपीरियल हॉल के अंदर के डिज़ाइन को पहली बार देख रहे हैं। उस लड़की की बात को सुनकर आकाश उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, मैंने ये डिज़ाइन पहले भी देख रखा है। तभी वो लड़की कहती है तुमने ये डिज़ाइन पहले भी देख रखा है। तभी एक आदमी वहां आकर एक पेंटिंग देता है और फिर वो लड़की आकाश को वो पेंटिंग दिखाते हुए कहती है क्या तुमने ही ये पेंटिंग बनाई है? जिस पर आकाश कहता है हाँ, मैंने ही इस पेंटिंग को बनाया है। ये लड़की कोई और नहीं इंपीरियल हॉल के ओनर की स्टूडेंट दिव्या थी जिसने आकाश के बारे में पता लगवाया था। और फिर दिव्या आकाश से कहती है तो तुम भी एक कल्टिवेटर हो? जिस पर आकाश कहता है तुम पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ के डिजिटल को किसने बनाया है। आकाश की बात को सुनकर दिव्या स्माइल करने लगती है। CH85 आकाश बैठा सिंहासन में, आकाश गया पानी के अंदर। 85 आकाश बैठा सिंहासन में, आकाश गया पानी के अंदर। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। और फिर दिव्या कहती है ये डिज़ाइन मेरी टीचर ने बनाया है। दिव्या की बात को सुनकर आकाश कहता है क्या मैं तुम्हारी टीचर से मिल सकता हूँ? मुझे तुम्हारी टीचर से कुछ पूछना था। तभी दिव्या टेबल पर एक पत्थर रखती है और कहती है पहले आप इस पत्थर पर अपना हाथ रखिए तो मैं आपको अपेक्षा टीचर के पास ले जाऊंगी या नहीं ये सोचूंगी। तो आकाश उस पत्थर पर हाथ रखता है, तभी वो पत्थर नीले रंग में चमकने लगता है। तभी आकाश को कुछ महसूस होता है और फिर आकाश दिव्या की तरफ बहुत ही गुस्से से देखते हुए कहता है इस पत्थर में मेरी एनर्जी कैसे है? जब दिव्या उस पत्थर को चमकता हुआ और आकाश को इतने गुस्से में देखती है तो वो घबराते हुए कहती है ग्रैंड मास्टर आप शांत हो जाए, मैं आपकी स्टूडेंट वेदिका की स्टूडेंट दिव्या हूँ, यानी आपकी ग्रैंड स्टूडेंट। आकाश दिव्या की बात को सुनकर थोड़ा शांत होता है और कहता है अगर तुम वेदिका की स्टूडेंट हो तो वेदिका कहाँ है? आकाश के पूछने पर दिव्या कहती है ग्रैंड मास्टर हमें यहाँ बात नहीं करना चाहिए। जिस पर आकाश मान जाता है और फिर दिव्या आकाश को कहीं ले जाने लगती है तो आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स आकाश के पीछे चलने लगती है। कुछ देर में वो सभी एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जगह इंपीरियल हॉल के अंदर का जगह था। इंपीरियल हॉल बहुत बड़ा था, इसके सिर्फ छोटे से एरिया में ही लोग खाना खाते थे। उस हॉल में पहुंचने के बाद आकाश देखता है कि वहां बहुत से लोग थे। तभी आकाश देखता है कि कुछ दूरी में एक बहुत ही सुंदर सिंहासन रखा हुआ था और उसके अगल बगल में 3 सिंहासन बने हुए थे, जिसे देखकर आकाश कहता है उस लड़की ने मेरे सिंहासन को भी यहाँ बना लिया है। वही जब सब लोग आकाश और उसके तीनों बॉडीगार्ड्स को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं छोटी बॉस ने इन चारों को यहाँ क्यों लाए है? यहाँ तो किसी भी बाहरी इंसान को आना मना है। तभी दिव्या कहती है ग्रैंड मास्टर पहले आप उस सिंहासन में बैठ जाए, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दिव्या की बात को सुनकर आकाश उस सिंहासन की ओर जाने लगता है। तभी वो सभी लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं छोटी बॉस इस लड़के को ग्रैंड मास्टर क्यों कह रही है और उसे उस सिंहासन पर बैठने के लिए क्यों कह रही है? ये सिंहासन तो बॉस के मास्टर के लिए थी और उसमें कोई भी नहीं बैठ सकता है। तभी वो सभी समझ जाते हैं कहीं ये बॉस के मास्टर तो नहीं है। वो सभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी आकाश उस सिंहासन के पास जाकर बैठ जाता है। जब आकाश उस सिंहासन में बैठता है तभी उस सिंहासन में लगे डायमंड चमकने लगते हैं, जिसे देखकर वहां से सारे लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं और अपना सर नीचे झुका लेते हैं। सभी को ऐसा करते हुए देखकर पंकज, समीर और सत्यम हैरान हो जाते हैं और वो तीनों भी अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। वहां सिर्फ दिव्या ही खड़ी थी, बाकी सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। तभी आकाश कहता है दिव्या अब तुम मुझे बताओ वेदिका कहाँ है? आकाश के पूछने पर दिव्या कहती है ग्रैंड मास्टर मैं आपको टीचर के पास ले जाती हूँ, वही आपको सभी चीज़ों का पता चलेगा। दिव्या की बात को सुनकर आकाश उस सिंहासन से उठ जाता है और फिर दिव्या आकाश को वहां से ले जाने लगती है तो पंकज, समीर और सत्यम भी आकाश के पीछे जाने लगते हैं। तो आकाश उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है तो वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। दिव्या आकाश को इंपीरियल हॉल के पीछे के साइड ला लेती है और फिर एक नाव में बैठ जाती है। तो आकाश भी दिव्या के पीछे जाकर नाव में बैठ जाता है और फिर दिव्या नाव को पानी के गहराई की ओर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद दिव्या नाव को रोक देती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है। मंत्र के खत्म होते ही वहां का पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बाद दिव्या और आकाश अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तभी एक औरत आकाश को देखकर कहती है दिव्या तुमने किसको यहाँ ले आई हो? तुम्हें पता है न यहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए।
आप में 86 टू 88 आकाश पहुंचा वेदिका के पास, वेदिका की खराब हालत। 86 आकाश पहुंचा वेदिका के पास, वेदिका की खराब हालत। आपने अभी तक पढ़ा, वही आपको सभी चीजों का पता चलेगा। दिव्या की बात को सुनकर आकाश उस सिंहासन से उठ जाता है और फिर दिव्या आकाश को वहां से ले जाने लगती है तो पंकज, समीर और सत्यम भी आकाश के पीछे जाने लगते हैं तो आकाश उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है तो वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। दिव्या आकाश को इंपीरियल हॉल के पीछे के साइड ला लेती है और फिर एक नाव में बैठ जाती है तो आकाश भी दिव्या के पीछे जाकर नाव में बैठ जाता है और फिर दिव्या नाव को पानी के गहराई की ओर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद दिव्या नाव को रोक देती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है। मंत्र के खत्म होते ही वहां का पानी दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बाद दिव्या और आकाश अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तभी एक औरत आकाश को देखकर कहती है, दिव्या तुमने किसको यहाँ ले आई हो? तुम्हें पता है न यहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे। तभी आकाश उस औरत के पास जाता है और कहता है, चांदनी तुमने मुझे पहचाना नहीं? आकाश की बात को सुनकर वो औरत चांदनी के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, यंग मास्टर आकाश ये आप ही है ना? जिस पर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, हो चांदनी ये मैं ही हूँ। चांदनी आकाश की इमोर्टल वर्ल्ड की दासी थी जिसने बचपन से आकाश का ख्याल रखा था। तभी आकाश कहता है, चांदनी वेदिका कहाँ है? आकाश के पूछने पर चांदनी कहती है, यंग मास्टर मैं आपको मिस वेदिका के पास ले जाती हूँ। और फिर चांदनी आकाश को कहीं ले जाने लगती है। जब वो दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं तो आकाश देखता है कि एक पत्थर के ऊपर एक लड़की सोई हुई थी और उसके अगल बगल में एक लड़की और लड़का खड़े हुए थे। पत्थर के ऊपर सोई हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि आकाश की स्टूडेंट वेदिका थी। वेदिका को देखकर आकाश कहता है, चांदनी वेदिका को क्या हुआ है? तभी उन दोनों लड़की और लड़के का ध्यान आकाश की तरफ जाता है। आकाश के पूछने पर चांदनी कहती है, यंग मास्टर जब आपके दोस्तों ने बताया कि आपने बिजली परीक्षा को फेल कर लिया है जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मिस वेदिका को उनकी बातों में भरोसा नहीं हुआ और वो आपको खोजने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। तभी एक दिन आपकी एनर्जी दूसरे ग्रह में महसूस हुई तो वो पृथ्वी में आने की तैयारी की, लेकिन जब हम दोनों पृथ्वी में आ रहे थे तो हम दोनों को इस ग्रह के कानून के कारण बहुत चोट लग गई थी जिससे मैले देकर ठीक हो गई। लेकिन मिस वेदिका को बहुत गहरी चोट आई थी जिससे घिरे घिरे उनकी हॉल ऐसी हो गई। अब वो एक महीने में सिर्फ 4 दिनों तक ही होश में रहती है और बाकी दिन वो ऐसे ही रहती है। वेदिका की हालत को देखकर और चांदनी की बात को सुनकर आकाश के आंख में आंसू आ जाता है। तभी आकाश उन सभी को वहां से जाने का इशारा करता है जिसे दिव्या समझकर उन दोनों लड़की और लड़के को वहां से चलने के लिए कहती है और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी आकाश वेदिका के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सर को अपने गोद में रख लेता है और वेदिका के सर को सहलाने लगता है और वेदिका के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगता है। वही जब सभी वहां से बाहर आ जाते हैं तो वो दोनों लड़की और लड़का दिव्या से कहते हैं, दिव्या क्या वो हमारे ग्रैंड मास्टर है? जिस पर दिव्या अपना सर हॉ में हिलाते हुए कहती है, हो वो हमारे ग्रैंड मास्टर है और अब तुम दोनों को ग्रैंड मास्टर के साथ रहना होगा उनकी मदद करने के लिए। ये सब हमसे टीचर ने कहा है, इसलिए तुम दोनों हर वक्त ग्रैंड मास्टर के साथ रहोगे। जिस पर दोनों हो कहते हैं और फिर चांदनी को छोड़ तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं और इंपीरियल हॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र पंकज, समीर और सत्यम के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों लड़की और लड़का उन तीनों के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दिव्या कहती है, ये तीनों ग्रैंड मास्टर के साथ आए थे और इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तभी पंकज कहता है, हम तीनों बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं। तभी दिव्या कहती है, ठीक है तुम यहीं रुको, ग्रैंड मास्टर थोड़ी देर बाद आएंगे। अगली सुबह आकाश वहां से चांदनी के पास जाता है और कहता है, चांदनी वेदिका के इस हालत को तुमने ठीक करने की कोशिश नहीं की थी क्या? आकाश के सवाल को सुनकर चांदनी कहती है, यंग मास्टर आप तो जानते ही हैं न कि मिस वेदिका को ठीक करने के लिए ड्रैगन लिव, फायर फ्रूट और फायर ग्रास की जरूरत है। ये सभी औषधि जड़ी बूटी तो इमोर्टल वर्ल्ड में ही बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इस ग्रह में तो उन तीनों जड़ी बूटियों का मिलना तो नामुमकिन है। तभी आकाश कहता है, चांदनी तुम चिंता मत करो, मैं इस तीनों जड़ी बूटियों को किसी भी हालत में ढूंढ कर ला लूंगा और वेदिका का इलाज कर दूंगा। CH87 आकाश के मरने के बाद की कहानी। -87 आकाश के मरने के बाद की कहानी आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। आकाश की बात को सुनकर चांदनी कहती है, हो यंग मास्टर मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन यंग मास्टर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो बहुत ताकतवर थे तो आप बिजली परीक्षा पास कैसे नहीं कर पाए? चांदनी के सवाल को सुनकर आकाश को उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आ जाता है और आकाश को बहुत गुस्सा आने लगता है और आकाश बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है, मैंने बिजली परीक्षा फेल नहीं किया था, बल्कि उन दोनों ने जब मैंने बिजली परीक्षा को पास कर लिया था तो मुझे धोखे से मार दिया था। आकाश की बात को सुनकर चांदनी कहती है, उन दोनों ने ऐसा किया था? वो दोनों तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी आकाश कहता है, इन सब बात को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम दो कब पृथ्वी में आए हो? जिस पर चांदनी कहती है, यंग मास्टर हमें पृथ्वी में आए 20 साल हो गए हैं। मैंने और वेदिका ने आपको इन 20 साल में ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम आपको ढूंढ नहीं पाए। वेदिका ने भी इंपीरियल हॉल को इसीलिए बनाया था कि वो सभी आपको ढूंढ सके और आपकी मदद कर पाए।
और करीब 4 साल से वेदिका ऐसे ही है। वो सिर्फ एक महीने में 4 दिन के लिए जागती है। जब वो पिछले बार जागी थी तो उसे आपका बनाया हुआ पेंटिंग मिला था, तो उसने सभी को आपको ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जानकारी कुछ दिन पहले दिव्या को मिली थी, लेकिन आप कहाँ थे ये किसी भी को पता नहीं चल पा रहा था। चांदनी की बात को सुनकर आकाश शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो दोनों 20 साल पहले ही पृथ्वी में आ गए थे और उन्होंने उसे खोजने के लिए बहुत कुछ किया था। और फिर आकाश कहता है, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा क्योंकि यहाँ आज एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें आइस लिव ऑक्शन होगी, जिसे मुझे खरीदना होगा क्योंकि मुझे किसी की जान बचानी है। आकाश की बात को सुनकर चांदनी आकाश को कुछ नहीं कहती है और फिर आकाश वहाँ से चला जाता है। जब आकाश इंपीरियल हॉल के अंदर पहुँचता है तो वहाँ के सभी लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं, सिर्फ आकाश के तीनों ग्रैंड स्टूडेंट के। सभी को ऐसे घुटनों में देखकर आकाश कहता है, तुम सब अब खड़े हो सकते हो। आकाश की बात को सुनकर सभी खड़े हो जाते हैं और फिर आकाश सबको वहां से जाने का इशारा करता है तो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहां सिर्फ आकाश के तीनों ग्रैंड स्टूडेंट और उसके तीनों गार्ड्स ही बचे हुए थे। तभी आकाश सिंहासन के पास जाता और उसमें बैठ जाता है और फिर अपने तीनों ग्रैंड स्टूडेंट को देखते हुए कहता है, तुम तीनों मेरे पास आओ और अपने अपने सिंहासन में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर उसके तीनों स्टूडेंट आकर अपने अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद आकाश उन तीनों को देखते हुए कहता है, मुझे तो दिव्या का नाम पता है लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं जानता हूँ। आकाश के सवाल को सुनकर वो दोनों लड़की और लड़का कहते हैं, हम दोनों का नाम ईशा और ईशान है। उन दोनों के नाम को आकाश सुनता है और फिर अपने तीनों ग्रैंड स्टूडेंट को देखते हुए कहता है, मैं पहली बार तुम तीनों से मिला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। इतना कहकर आकाश कुछ तकनीक अपने स्टोरेज रिंग से निकालता है और फिर अपने तीनों ग्रैंड स्टूडेंट को देते हुए कहता है, ये तकनीकें बहुत शक्तिशाली है। इस तकनीक को तुम्हारी टीचर ने भी नहीं सीखा है, क्योंकि इस तकनीक को मैंने उस वक्त बनाया था जब मैं एक देवता बनने वाला था, इसलिए ये तकनीक मेरे छोड़ और किसी भी ने नहीं सीखा है। आकाश की बात को सुनकर उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो तीनों उन तकनीकों को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद दिव्या कहती है, ग्रैंड मास्टर, मेरे दोनों जूनियर आपसे आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिव्या की बात को सुनकर आकाश अपना सर हॉ में हिलाता है। CH88 आकाश ऑक्शन हाउस में। 88 आकाश ऑक्शन हाउस में आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। और फिर आकाश अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दिव्या ये तीनों अभी कुछ दिन तक यही रहेंगे, तो तुम इन तीनों को ट्रेनिंग करवा देना। आकाश की बात को सुनकर दिव्या कहती है, ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं इन तीनों की बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करवा दूंगी। जिसके बाद आकाश कहता है, हो तुम इन तीनों की ट्रेनिंग करवा देना, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। तभी दिव्या कहती है, हो ग्रैंड मास्टर आप चले जाए, कुछ ही समय में ऑक्शन शुरू होने वाला है और मैंने आपके साथ जाने के लिए कुछ आदमियों को तैयार किया है। इतना कहकर दिव्या ताली बजाती है, तभी वहां 2 आदमी आ जाते हैं तो दिव्या उन 2 की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ग्रैंड मास्टर ये चारों अब से आपके साथ रहेंगे और मेरे दोनों जूनियर भी आपके साथ जाएंगे। दिव्या की बात को सुनकर आकाश अपना सर हॉ में हिलाता है और फिर कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने सिंहासन से उठता है और फिर पंकज, समीर और सत्यम के पास जाकर कहता है, तुम तीनों कुछ दिन तक यही रहकर ट्रेनिंग करोगे, जिसके बाद मैं तुम तीनों को बुला लूंगा। आकाश की बात सुनकर तीनों जी बॉस कहते हैं और फिर आकाश वहां से जाने लगता है। तो आकाश के दोनों ग्रैंड स्टूडेंट और वो दोनों आदमी आकाश के साथ जाने लगते हैं। इंपीरियल हॉल के बाहर आकर आकाश अपने कार में बैठ जाता है और उसके दोनों ग्रैंड स्टूडेंट भी आकाश के साथ बैठ जाते हैं और फिर आकाश कार चालू करके जहां ऑक्शन होने वाला था उस तरफ बढ़ा देता है और वो दोनों आदमी एक अलग कार में आकाश के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर में सभी जहां ऑक्शन होने वाला था वहां पहुंच जाते हैं और फिर आकाश कार को पार्क कर देता है और फिर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आकाश अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फिर किंजल को फ़ोन लगाता है। कुछ ही रिंग में किंजल फ़ोन उठा लेती है तो आकाश कहता है, किंजल तुम कहाँ हो? मैं जहाँ ऑक्शन हो रहा है वहाँ पर पहुँच गया हूँ। आकाश की बात को सुनकर किंजल कहती है, ठीक है बॉस मैं वहाँ आती हूँ। इतना कहकर किंजल फ़ोन काट देती है और फिर कुछ समय में किंजल वहाँ आ जाती है जहाँ पर सभी लोग थे। किंजल आकाश के पास आकर कहती है गुड मॉर्निंग बॉस, जिस पर आकाश भी किंजल को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी किंजल की नज़र आकाश के उन दोनों आदमियों पर पड़ती है। उन सभी को देखकर किंजल कहती है, बॉस ये दोनों कौन है? किंजल के सवाल को सुनकर आकाश कहता है, मेरे नए बॉडीगार्ड्स है। किंजल ने आकाश के दोनों ग्रैंड स्टूडेंट को नहीं देखा था क्योंकि वो दोनों कार के रुकने के तुरंत बाद अदृश्य तिलिस्मान का उपयोग करके गायब हो गए थे। किंजल आकाश की बात को सुनकर कहती है, तो बॉस आपके उन तीनों बॉडीगार्ड्स का क्या हुआ जिन्हें आपके पेरेंट्स ने आपके लिए लगाया था? आपने नए बॉडीगार्ड्स क्यों लगा लिया? आप तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, न तो आपको बॉडीगार्ड्स की क्या ज़रूरत है? किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, किंजल तुमने सही कहा, मुझे बॉडीगार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को मैंने अपने लिए नहीं लगाया है, ये तो मेरे ग्रैंड स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लगाया है। और मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए बॉडीगार्ड्स लगाया था वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं और वो तीनों कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर किंजल कंफ्यूज होते हुए कहती है, बॉस आपका स्टूडेंट कब बना और आपके ग्रैंड स्टूडेंट्स कब से आ गए हैं? किंजल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, किंजल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें अभी भी ऑक्शन के लिए चलना चाहिए।
आकाश की बात को सुनकर किंजल आकाश को अंदर ले जाने लगती है और कहती है बॉस हमें ऑक्शन में एक पर्सनल रूम मिला है। तभी किंजल के पास एक लड़की आती है और किंजल से कहती है किंजल यार तू कहाँ चली गई थी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। उस लड़की की बात को सुनकर किंजल कहती है अदिति मैं तो बस अपने बॉस को यहाँ लाने के लिए गई थी। 89 आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन इन दोनों को मैंने अपने लिए नहीं लगाया है, ये तो मेरे ग्रैंड स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लगाया है और मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए बॉडीगार्ड्स लगाया था वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं और वो तीनों कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर किंजल कंफ्यूज होते हुए कहती है बॉस आपका स्टूडेंट कब बना और आपके ग्रैंड स्टूडेंट्स कब से आ गए हैं। किंजल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है किंजल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें अभी भी ऑक्शन के लिए चलना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर किंजल आकाश को अंदर ले जाने लगती है और कहती है बॉस हमें ऑक्शन में एक पर्सनल रूम मिला है। तभी किंजल के पास एक लड़की आती है और किंजल से कहती है किंजल यार तू कहाँ चली गई थी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। उस लड़की की बात को सुनकर किंजल कहती है अदिति मैं तो बस अपने बॉस को यहाँ लाने के लिए गई थी। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे। किंजल की बात को सुनकर वह लड़की आकाश और उन दोनों आदमियों की तरफ देखती है और फिर कहती है हैंडसम लड़का ही तुम्हारा बॉस है ना, राइट। उस लड़की की बात को सुनकर किंजल कहती है पायल तुम सही कह रही हो, यही मेरे बॉस है आकाश सिंह। किंजल की बात को सुनकर वो लड़की पायल आकाश के पास जाकर कहती है मिस्टर आकाश किंजल आपके बारे में बहुत तारीफ करती है, मैंने कभी भी किंजल के मुंह से किसी लड़के की तारीफ करते हुए नहीं सुना है, तुम पहले हो जिसकी किंजल ने तारीफ की है। और साथ ही मेरे दोनों फ्रेंड निधि और एजे ने भी। मैं इन तीनों की बात को सुनकर सोचती थी कि ये तीनों तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे समझ आ गया है कि ये तीनों तुम्हारे बारे में बहुत कम कह रहे थे। आकाश पायल की बात को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आकाश की बात को सुनकर पायल कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तभी पायल फिर कहती है चलो ऑक्शन शुरू होने वाला है, हमें अंदर चलना चाहिए, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। पायल की बात को सुनकर सभी अंदर की ओर चले जाते हैं और फिर पायल उन सभी को एक प्राइवेट रूम में ले जाती है और कहती है ये तुम्हारा रूम है, यहीं से तुम ऑक्शन को अटेंड करोगे। भी आकाश कहता है मिस पायल किंजल ने आपको बताया था कि मैं इस ऑक्शन में कुछ बेचना चाहता हूँ। आकाश की बात को सुनकर पायल कहती है आकाश तुम्हें मुझे मिस पायल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पायल कह सकते हो। और रही बात कि तुम्हें कुछ ऑक्शन कराना है तो तुम उसे मुझे बता दो, मैं उसे ऑक्शन में रजिस्टर करवा दूंगी। पायल की बात को सुनकर आकाश कहता है पायल क्या तुम मेरे लिए यहाँ एक कागज़ ब्रश और कलर्स मंगवा सकती हो। आकाश की बात को सुनकर पायल अपना फ़ोन निकालती है और किसी से आकाश के लिए कागज़ ब्रश और कलर्स लाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में एक आदमी वहां कागज़ ब्रश और कलर्स लाने देता है। आकाश कागज़ ब्रश और कलर्स लेकर पेंटिंग बनाने लगता है। आकाश की पेंटिंग बनाने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा थी, इस कारण पायल और किंजल उसे देख नहीं पा रहे थे। लगभग 10 मिनट में ही आकाश ने एक पेंटिंग बनाकर तैयार कर दी थी, जिसे देखकर किंजल और पायल हैरान रह जाते हैं क्योंकि पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था और उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर के सभी दृश्य जिंदा हो। तभी आकाश कहता है पायल तुम्हें इस पेंटिंग को ऑक्शन में देना है। तो पायल उस पेंटिंग को पकड़कर कहती है हाँ मैं इस पेंटिंग को ऑक्शन के लिए रजिस्टर करवा देती हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर में ऑक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले होस्ट स्टेज में आता है और कहता है हेलो एवरीवन, आप सभी को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, अब हम इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। तभी उस आदमी के पीछे स्क्रीन में एक आइलैंड का फोटो दिखाई देता है और फिर वो आदमी कहता है ये आइलैंड समुद्र के बीच में स्थित है और ये एक ऐसा आइलैंड है जहां किसी भी देश का कानून नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मालिक जो भी करे कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा। तो कब हम यह ऑक्शन शुरू करते हैं। इस आइलैंड की शुरुआती कीमत 100 करोड़ रुपए है और हर बोली में आपको 1-1 करोड़ ज़्यादा बोली लगना है। तो हम ये बोली शुरू करते हैं। तभी आदमी 110 करोड़ की बोली लगाता है। ऐसे ही बोली बढ़ते रहता है। 115 करोड़, 116 करोड़, ऐसे ही करते करते बोली 160 करोड़ तक बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आकाश उस आइलैंड को देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उस आइलैंड में ऐसे औषधि जड़ी बूटी थी जो कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा होने पर ही उगती है। आकाश ने आइलैंड को खरीद लिया। 90 आकाश ने आइलैंड को खरीद लिया। आपने अभी तक पढ़ा। तभी उस आदमी के पीछे स्क्रीन में एक आइलैंड का फोटो दिखाई देता है और फिर वो आदमी कहता है ये आइलैंड समुद्र के बीच में स्थित है और ये एक ऐसा आइलैंड है जहां किसी भी देश का कानून नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मालिक जो भी करे कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा। तो कब हम यह ऑक्शन शुरू करते हैं। इस आइलैंड की शुरुआती कीमत 100 करोड़ रुपए है और हर बोली में आपको 1-1 करोड़ ज़्यादा बोली लगना है। तो हम ये बोली शुरू करते हैं। तभी आदमी 110 करोड़ की बोली लगाता है। ऐसे ही बोली बढ़ते रहता है। 115 करोड़, 116 करोड़, ऐसे ही करते करते बोली 160 करोड़ तक बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आकाश उस आइलैंड को देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उस आइलैंड में ऐसे औषधि जड़ी बूटी थी जो कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा होने पर ही उगती है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं।
अब आगे उन जड़ी बूटियों को देखकर आकाश किंजल से कहता है, किंजल इस आइलैंड पर 200 करोड़ रुपए की बोली लगा दो। आकाश की बात को सुनकर किंजल 200 करोड़ की बोली लगा देती है। जब आकाश सीधे 40 करोड़ एक्स्ट्रा का बोली लगा देता है तो सभी उस प्राइवेट रूम की तरफ देखने लगते हैं जहां पर आकाश था। तभी एक और प्राइवेट रूम से एक आदमी 220 करोड़ रुपए की बोली लगाता है। वही जब वो आदमी उस प्राइवेट रूम से बोली लगाया था उसके तुरंत बाद कई सारे किलर उस आदमी के रूम में आ जाते हैं और उस आदमी के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं और उस आदमी के ऊपर वो सभी बॉडीगार्ड्स हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आदमी आकाश के बगल वाले कमरे में ही था। इधर आकाश जब किसी को 220 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए देखता है तो आकाश किंजल को 250 करोड़ रुपए की बोली लगाने के लिए कहता है तो किंजल 250 करोड़ रुपए की बोली लगा देती है। तभी बालकनी से आवाज आई जैसे कि कोई उनके बालकनी में कूदा हो और हवा से पर्दे उड़ने लगे। तभी एक आदमी उस रूम के अंदर आया। जब उन दो लोगों ने देखा कि कोई उस रूम में आ गया है तो वो दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी 5-6 लोग बालकनी से कूदकर अंदर आ गए जिन्होंने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। उन सभी को देखकर वो आदमी घबरा जाता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ईशान इन सभी को खत्म कर दो। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी उन सभी का गर्दन उनके धड़ से अलग हो जाता है। उन सभी के लाशों के पास ईशा और ईशान खड़े थे। वही जब वो आदमी आकाश की बात को सुनकर पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी उस आदमी को आकाश की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश की तरफ देखता है तो वो आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि आकाश अभी बहुत छोटा था। और फिर वो आदमी मन में सोचता है ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा छोटा और उन सभी को मारने वाले भी दोनों लड़की और लड़का भी लगभग इसी के ही उम्र के ही होंगे। लेकिन इन सभी को ये सब देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा जैसे ये सब उनका रोज का काम हो। तभी आकाश कहता है तुम यहाँ आकर बैठ सकते हो, अब तुम्हारे जान को कोई भी खतरा नहीं है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी शांत होता है और जाकर सोफे में बैठ जाता है। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करता है तो इस आइलैंड को रूम नंबर 42 वाले ने खरीद लिया। अब अगली चीज़ जो ऑक्शन होगी वो है ये पेंटिंग जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए है। तो आप लोग बोली शुरू करिए। तभी बोली शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बोली 2 करोड़ रुपए तक बढ़ जाती है। तभी वो आदमी आकाश से कहता है क्या तुम उस पेंटिंग का मेरे लिए बोली लगा सकते हो। जिस पर आकाश शांत रहता है और किंजल को इशारा करता है। किंजल आकाश के इशारे को समझ जाती है और उस आदमी से कहती है आपको इस पेंटिंग के लिए कितने करोड़ की बोली लगनी है। किंजल की बात को सुनकर वो आदमी कहता है तुम इसके लिए 10 करोड़ की बोली लगा दो। किंजल उस आदमी के बताए हुए रकम को सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उस आदमी ने उस पेंटिंग की कीमत जिसे आकाश ने बनाई थी उसकी बोली 5 गुना तक बढ़ा दिया था। तभी किंजल 5 करोड़ की बोली लगा देती है उस बोली को सुनकर और कोई भी उससे ज़्यादा की बोली नहीं लगता है और फिर उस पेंटिंग की बोली को वो लोग जीत जाते हैं। तभी आकाश किंजल से कहता है किंजल तुम अपनी दोस्त पायल को फ़ोन करके बुला लो। आकाश की बात को सुनकर किंजल अपनी दोस्त पायल को फ़ोन करती है और उसे उस कमरे में बुला लेती है। 91 आकाश ने पायल को ऑक्शन में नीलाम करने के लिए उस बक्से के तलवारों को दिया। 91 आकाश ने पायल को ऑक्शन में नीलाम करने के लिए उस बक्से के तलवारों को दिया। आपने अभी तक पढ़ा। किंजल आकाश के इशारे को समझ जाती है और उस आदमी से कहती है आपको इस पेंटिंग के लिए कितने करोड़ की बोली लगनी है। किंजल की बात को सुनकर वो आदमी कहता है तुम इसके लिए 10 करोड़ की बोली लगा दो। किंजल उस आदमी के बताए हुए रकम को सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उस आदमी ने उस पेंटिंग की कीमत जिसे आकाश ने बनाई थी उसकी बोली 5 गुना तक बढ़ा दिया था। तभी किंजल 5 करोड़ की बोली लगा देती है उस बोली को सुनकर और कोई भी उससे ज़्यादा की बोली नहीं लगता है और फिर उस पेंटिंग की बोली को वो लोग जीत जाते हैं। तभी आकाश किंजल से कहता है किंजल तुम अपनी दोस्त पायल को फ़ोन करके बुला लो। आकाश की बात को सुनकर किंजल अपनी दोस्त पायल को फ़ोन करती है और उसे उस कमरे में बुला लेती है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे कुछ देर में जब पायल वहां आती है तो वो उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है सिंघानिया सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। पायल की बात को सुनकर वो आदमी यानी कि मिस्टर सिंघानिया कहते हैं मुझ पर कुछ किलर ने हमला कर दिया था और उन्होंने मेरे सभी बॉडीगार्ड्स को मार दिया है। मैं अपने जान को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था तो इन सभी ने मेरे जान को बचाया है। जब पायल कमरे के चारों तरफ देखती है तो उससे कमरे में आकाश, किंजल, उस आदमी और आकाश के साथ आए दोनों आदमियों के सिवाय कोई भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि ईशान और उन दोनों आदमियों ने सभी किलर्स की बॉडी को पहले ही ठिकाने लगा दिया था। तभी आकाश कहता है पायल मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ और भी ऑक्शन में नीलाम करवाना है। तभी पायल का ध्यान आकाश की तरफ जाता है जिसके पास एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से को आकाश ने पायल के कमरे से बाहर जाने के बाद अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला क्योंकि आकाश ने ऋषभ जी से वादा किया था कि वो उस बक्से के अंदर के सामान को गोवा के ऑक्शन में बेचेगा। आकाश ने उस बक्से को पायल के सामने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि आकाश ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं लगने देना चाहता था कि वो एक साधक है और उसके पास स्टोरेज रिंग भी है क्योंकि स्टोरेज रिंग पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आकाश बहुत सारे स्टोरेज रिंग बना सकता था क्योंकि उसके पास स्पेस और टाइम की पावर है।
वही पायल उस बक्से को देखकर कहती है और फिर पायल कहती है आकाश इस बक्से के अंदर क्या है। पायल के सवाल को सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर अपने पॉकेट में अपना हाथ डालकर अपने स्टोरेज रिंग से उस टोकन को निकालकर और फिर अपने जगह से खड़ा होकर उस बक्से के ऊपर एक जगह पर वो टोकन रखकर दबा देता है। जब आकाश उस टोकन को बक्से में दबाता है तभी बक्से से कुछ आवाज आती है और वो बक्सा खुल जाता है। जब वो बक्सा खुलता है तो सभी लोग देखते हैं कि उस बक्से में 8 तलवारें रखी हुई थी। उन तलवारों को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी पायल कहती है आकाश ये तो अलग अलग देश के महान सम्राटों की तलवार है, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक गुप्त मौर्य, दाऊद और भी राजाओं के तलवार है। पायल को एंटीक की बहुत ही अच्छी समझ, इसलिए पायल सभी तलवारों को तुरंत पहचान जगती है। पायल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है। तभी पायल कहती है आकाश क्या तुम इन तलवारों को नीलाम करना चाहते हो। पायल की बात को सुनकर आकाश कहता है हाँ पायल मैं इन सभी तलवारों को नीलाम करना चाहता हूँ। आकाश की बात को सुनकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी आकाश कहता है पायल तुम इन तलवारों को ले जाओ और इन तलवारों को ऑक्शन में नीलाम होने के लिए डाल दो। आकाश की बात को सुनकर पायल एक आदमी को बुलाकर उन तलवारों को नीलाम होने के लिए भिजवा देती है और फिर तभी पायल मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए कहती है मिस्टर सिंघानिया मैं आपके रूम को चेक करवा देती हूँ और अगर वहाँ कोई जिंदा होगा तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में भिजवा दूंगी। पायल की बात को सुनकर मिस्टर सिंघानिया अपना सर हाँ में हिलाता है, जिसके बाद पायल वहाँ से चली जाती है। तभी होस्ट अनाउंस करता है तो अब हम तीसरे चीज को नीलाम करने के लिए लाते हो। तभी एक आदमी उस सामान लाकर स्टेज में रख देता है और फिर वो होस्ट उस सामान के ऊपर से कपड़े को हटाता है तो उसमें एक गोल्ड का बना हुआ सिक्का रखा हुआ था। तभी वो होस्ट कहता है ये सिक्का प्राचीन मकबरे से में मिला था। जब वो सिक्का आया था आकाश ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी आकाश को कुछ ऊर्जा महसूस होती है तो आकाश उस सिक्के की तरफ देखता है और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उस सिक्के की जांच करता है तो आकाश हैरान हो जाता है क्योंकि उस सिक्के में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आपने खरीदा आइसलेव च 92। आकाश ने खरीदा आइसलेव, आपने अभी तक पढ़ा और अगर वहाँ कोई जिंदा होगा तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में भिजवा दूंगी। पायल की बात को सुनकर मिस्टर सिंघानिया अपना सर हाँ में हिलाता है, जिसके बाद पायल वहाँ से चली जाती है। तभी होस्ट अनाउंस करता है तो अब हम तीसरे चीज को नीलाम करने के लिए लाते हो। तभी एक आदमी उस सामान लाकर स्टेज में रख देता है और फिर वो होस्ट उस सामान के ऊपर से कपड़े को हटाता है तो उसमें एक गोल्ड का बना हुआ सिक्का रखा हुआ था। तभी वो होस्ट कहता है ये सिक्का प्राचीन मकबरे से में मिला था जब वो सिक्का आया था। आकाश ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी आकाश को कुछ ऊर्जा महसूस होती है तो आकाश उस सिक्के की तरफ देखता है और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उस सिक्के की जांच करता है तो आकाश हैरान हो जाता है क्योंकि उस सिक्के में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे। तभी होस्ट कहता है तो इस सिक्के की बोली हम 5 लाख से शुरू करते हैं। होस्ट ने इतना ही कहा था कि तभी सभी को एक आवाज आती है 25 लाख रुपये। इस आवाज को सुनकर सभी उस तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी। ये आवाज उस प्राइवेट रूम से आया था जिसमें आकाश था और ये आवाज आकाश की ही थी। तभी होस्ट कहता है इस सिक्के की 15 लाख की बोली लग गई है, अब और कोई इससे ज्यादा की बोली लगना चाहता है। होस्ट इतना कहकर शांत हो जाता है, लेकिन कोई भी 25 लाख से ज्यादा की बोली को नहीं लगाता है और फिर उस सिक्के को आकाश जीत जाता है। आकाश को उस सिक्के को इतने ज्यादा कीमत में खरीदते हुए देखकर कहता है तुम्हें उस सिक्के को इतने ज्यादा पैसे में नहीं खरीदना चाहिए था, उसकी इतनी कीमत नहीं थी। उस आदमी की बात को सुनकर आकाश उस आदमी की ओर देखता है। तभी वो आदमी कहता है तुमने मेरे जान को बचाया है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया है। और फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम नीतीश सिंघानिया है। आकाश उस आदमी के इंट्रोडक्शन को सुनकर कहता है मेरा नाम आकाश है और ये मेरी मैनेजर किंजल है भी। नीतीश जी फिर से कहते हैं आकाश तुम्हें इस सिक्के को इतने ज्यादा कीमत में नहीं खरीदना चाहिए था। नीतीश जी की बात को सुनकर आकाश कहता है आप नहीं जानते कि ये मेरे लिए कितना कीमती है, मैं इसके लिए इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता था। आकाश की बात को सुनकर नीतीश जी आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं और इधर ऑक्शन में बहुत सी चीजें बिक रही थी, लेकिन इस बात आकाश ने उनमें से कोई भी चीज को नहीं लिया था। तभी स्टेज में एक आदमी थाली में कुछ लाता है और फिर वो होस्ट उसमें से कपड़े को हटाता है तो उसमें एक जड़ी बूटी रखी हुई थी। तभी वो होस्ट कहता है इस बात ऑक्शन में बहुत ही रेयर औषधि वाली जड़ी बूटी आइसलिव नीलाम होने के लिए आई है, इसकी शुरुआत कीमत 10 लाख रुपये है, तो अब हम इसकी बोली चालू करते हैं। होस्ट के इतना कहने के बाद बोली चालू हो जाती है और फिर कुछ ही देर में बोली 30 लाख तक पहुंच जाती है। तभी एक आवाज आता है 50 लाख रुपये। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आकाश की थी। आकाश के बोली लगाने के बाद और कोई भी बोली नहीं लगाता है और फिर आकाश उस आइसलिव को जीत जाता है। तभी होस्ट कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज के ऑक्शन की सबसे आखिरी चीज आइसलिव होने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम में हमारे पास एक ऐसी चीज आई है जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तभी एक आदमी एक बॉक्स को लाता है और फिर स्टेज में रख देता है। तभी वो होस्ट कहता है ये है आज का लास्ट आइटम। आप लोग इस बॉक्स को देखकर सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, तो मैं इस बॉक्स को खोलकर दिखाता हूं कि इसमें क्या है। इतना कहकर वो होस्ट उस बॉक्स के साथ आए हुए टोकन को उड़ाता है
और फिर उस बॉक्स के ऊपर रख कर दबा देता है, तभी वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर के तलवार बाहर निकल जाते हैं। वही एक प्राइवेट रूम में बैठा एक बूढ़ा आदमी उन तलवारों को देखकर चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं तो आकाश जानता था कि इसमें इतनी पुरानी तलवारें हैं, इसलिए ही उसने इस बक्से को खरीदा था और उसे ये भी पता था कि ये बक्सा सिर्फ उसी टोकन से खुलेगा। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ जी थे। वही इधर अब होस्ट कहता है ये सभी चीज़ अपने आप में ही अनमोल है, इन तलवारों को अपने सदी के महान राजाओं ने इस्तेमाल किया था। राजा दाऊद, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक गुप्त मौर्य, सिकंदर जैसे महान राजाओं की उपयोग की गई तलवारें। इसे हमारे ऑक्शन हाउस के सबसे अच्छे पुरानी चीज़ों के जानकार है। इन सभी तलवारों की नीलामी अलग अलग होगा और लास्ट में इस बॉक्स का भी नीलामी होगी। तो चलिए सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार की नीलामी शुरू करते हैं। अब आगे क्या होगा